हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। कैसे हो आप सब? आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आई थी, एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो बनाई जाए एएनएम की पोस्ट के लिए। एएनएम की पोस्ट क्या है, कैसे इसका जॉब प्रोफाइल होती है, मतलब कब ये बनी थी, क्या क्या इसके अंदर आपको करना होता है, क्या क्या वर्क एंड ड्यूटीज है, और एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल किस तरीके से एक एएनएम का जाता है, मैं आज वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। मैं योगिता तैलान, मैंने खुद एज अ एएनएम जॉब की है, डीएसएसबी एग्जाम क्रैक करके एज अ एएनएम मैंने जॉब की है 2017 से। उसके बाद मैं डीएसएसबी का दूसरा एग्जाम क्रैक करके 2020 वाला एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंटेड हूं इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आई थिंक मैं आपकी थोड़ी सी इस चीज में मदद कर सकती हूँ कि कैसे एक एएनएम का दिन जाता है, कैसे क्या उसकी जिंदगी गुजरती है। चलो अब बात करते हैं एएनएम। एएनएम कैडर कहां से शुरू हुआ था? किसी को कोई आइडिया अगर है तो प्लीज कमेंट में बताओ। एएनएम कैडर 1950 में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली जो है ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को लेकर स्टार्ट किया गया था कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ अप टू 2 years ऑफ एज। इनिशियली ये 2 साल तक के बच्चों को ही देखने का था कि ठीक है, एक एएनएम का एक कैडर बनाते हैं जो कि जच्चा और बच्चा दोनों को देखेगी, और बच्चा जब तक 2 साल का हो जाए। फिर उसके बाद 1966 में एक मुखर्जी कमेटी बनी थी। एक कम्युनिटी का क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा याद रखना। मुखर्जी कमेटी बनी थी, उसने क्या रिकमेंड किया कि क्यों ना हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के साथ साथ फैमिली प्लानिंग को भी इंक्लूड कर दे एएनएम के वर्क में। तो उन्होंने क्या किया, एमसीएच वर्क के साथ साथ फैमिली प्लानिंग को भी इंक्लूड कर दिया एएनएम की जॉब प्रोफाइल के अंदर। फिर 2005 में एनआरएचएम प्रोग्राम आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उन्होंने क्या बोला, जो हमारी एएनएम्स हैं वो एक फ्रंटलाइन वर्कर है, ठीक है, फ्रंटलाइन वर्कर है, और एज अ फ्रंटलाइन वर्कर एनआरएचएम के अंडर काम करेगी। तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि जैसे कि एक एएनएम के पास कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए और एक सब सेंटर में कितनी एएनएम्स होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनआरएचएम एक सब सेंटर के अंदर आपके पास एक परमानेंट एएनएम और एक एनआरएचएम की एएनएम, मतलब टोटल 2 एएनएम होनी चाहिए। और पॉपुलेशन कितनी कवर करेगी? प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन और हिली एरिया में अराउंड 3000 की पॉपुलेशन एक एएनएम कवर करेगी। ओके, ये तो थी, ठीक है भाई, बेसिकली बात की क्या है कैसे है। अब बात करते हैं कि उनके वर्क एंड ड्यूटीज की। आप एज अ एएनएम अगर अपॉइंट हो जाते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। डिस्पेंसरी में वर्क एरिया है, और आपका फील्ड जो वर्क है वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब मेनली मैं टॉपिक्स गिनवा देती हूँ कि क्या क्या कवर होते हैं। स्टार्टिंग में इसका एमसीएच जो हमारा पहला रोल था, उसके बाद मुखर्जी कमेटी ने बोला कि फैमिली प्लानिंग ऐड करते हैं, तो सेकंड हमारा पॉइंट फैमिली प्लानिंग हो गया। उसके बाद एडोलेसेंस केयर भी आएगी, इसमें न्यूट्रिशन भी आएगा, इसमें एनवायरमेंटल सैनिटेशन भी आएगा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी वो देखती है, ध्यान रखती है, डिटेक्ट करती है, ठीक है, ट्रीटमेंट करती है जो हमारी माइनर इंजरीज है, इम्यूनाइजेशन है, एएनसी एंड पीएनसी केयर है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट है, मतलब आपका कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है या कोई डिजास्टर हो जाता है तो शी विल बी एबल टू डू फर्स्ट एड। तो अब एक पूरा एक वीक का शेड्यूल थोड़ा सा शेयर करती हूँ। मंडे को जिस तरीके से, मतलब वीक के 7 days होते हैं, तो 2 दिन हम जो है एएनसी को प्रेफर करते थे, 2 दिन हम इम्यूनाइजेशन को प्रेफर करते थे, ठीक है। बाकी जो 2 दिन बचे हैं हम उसमें पीएनसी, जो एडोलेसेंस है, सीनियर सिटीजन्स हैं, और फैमिली प्लानिंग है, वो सब कवर करते थे। और हेल्थ एजुकेशन नॉन एंडिंग पार्ट है एक एएनएम का, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकती। सुबह से शाम तक कॉन्टिन्यूअस हेल्थ एजुकेशन चलती है, हर पेशेंट के साथ चलती है, चाहे वो एएनसी आ जाए, चाहे वो पीएनसी आ जाए, चाहे वो इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चे को लेके आ जाए, चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन आ जाए, चाहे वो एडोलेसेंट आ जाए, मतलब एंडलेस हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। और हेड्स ऑफ टू एएनएम्स जो इतनी हेल्थ एजुकेशन देती है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। सबसे पहले आप एएनसी विजिट्स, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको कोशिश करोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनकी विजिट करवा दो, इनिशियल चेकअप्स करवा दो, उनके सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को देखोगे, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या पेंडिंग है, यूएसजी वगैरह हुआ है सेकेंड लेवल का या नहीं हुआ है, ठीक है। यूरिन, एचबी उसका हर विजिट पे होना चाहिए। उसको आयरन, फोलिक एसिड की, कैल्शियम की टैबलेट्स मिल रही है नहीं मिल रही है, उसकी डाइट
उसके मतलब आप उसको एक हेल्दी डाइट प्लान प्रोवाइड करोगे, आपका एक एज अ डाइटिशियन भी रोल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी उसकी पूरी एएनसी गई है तो आप उसको काउंसिल भी करोगे कि आपको हॉस्पिटल में जाके ही डिलीवरी करवानी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, होम डिलीवरी के लिए उनको बिल्कुल मना करोगे। और 8th मंथ के आसपास आप उसको प्रिपेयर करवाओगे कि डिलीवरी बैग में क्या क्या होता है, एक प्रॉपर डिलीवरी बैग रेडी करवाओगे कि आप उसमें अपने कपड़े, बच्चे के कपड़े, जो उसकी नेसेसिटीज हैं, उनके फाइनेंसेस हैं, आप किसको कॉल करोगे, एम्बुलेंस का नंबर, नियर बाय एक गाड़ी वाले का नंबर, ये चीजें आप प्रोवाइड करवाओगे। मतलब एंडलेस एंडलेस थिंग्स है उसके अंदर, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में आपका जो इम्यूनाइजेशन है, बच्चे का पूरा शेड्यूल आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। आप कब कौन सी डोज दे रहे हो, कितनी दे रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, उसका क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या इफेक्ट्स आएंगे, कौन सी बीमारी से बचाएगा, आपको लगाने से पहले उसके पेरेंट्स को, उसके मदर को, या जो भी कंपनी कर रहा है बेबी को, उनको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। लगाने के बाद क्या क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे सूजन आएगी, गांठ हो सकती है, तो हमें बर्फ पे कपड़ा लपेट के सिकाई करनी है, बुखार आएगा तो बुखार की दवाई देनी है, ठीक है। उनको साइड इफेक्ट के साथ साथ एडीआर मतलब एडवर्स जो इफेक्ट हो जाते हैं वो भी बताओगे कि अगर आपकी बच्चे की बॉडी में रैशेज आने स्टार्ट हो जाए या बहुत ज्यादा इचिंगनेस या सूजन जैसा लगे तो आप तुरंत लेके आए या हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है। वो सारी चीजें भी आप बताओगे। उसके बाद आपका इम्यूनाइजेशन पार्ट, फिर जैसे इम्यूनाइज कर दिया आपने उस डोज के लिए, नेक्स्ट विजिट कब आनी है बच्चे की, वो प्रॉपर लिख के दोगे कि आपका बच्चे को नेक्स्ट डोज इस तारीख को लगेगी, या इतने साल का बच्चा हो जाएगा तब लगेगी, तो तब लेके आना, ठीक है। उनका मदर का एमसीएच नंबर, बेबी का आरसीएच नंबर, ये सारा जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है सीडीओ के थ्रू, वो चीजें हो गई। उसके बाद एडोलेसेंस में आपका मिनार्की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको मिनार्की की काउंसलिंग करनी है, न्यूट्रिशन की काउंसलिंग करनी है, बॉयज की स्पेशली, बॉयज और गर्ल्स की, क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम है, ठीक है। जो हमारी प्यूबर्टी एज है वो काउंसलिंग होगी सारी, तो उस चीज उन टाइम पे जो जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इवन सेक्स एजुकेशन भी, ठीक है, वो चीजें आप उनको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फिर बात आती है फैमिली प्लानिंग की, तो कॉपर टी इंसर्शन होगा, और आप कॉन्डम्स, आई पिल्स, ई पिल्स, जितने भी है हमारे अंतरा इंजेक्शंस एंड जो इंटरडर्मल आईयूसीडीज डलती हैं वो, तो ये सब उनके मतलब जो भी एएनसी है उनको ही बताओगे, ताकि वो ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर उनको आईयूसीडी चाहिए, पीपीआईसीडी पोस्टमार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं, वो लगवानी है, तो वो वहीं हॉस्पिटल में तुरंत बोल सके, ताकि वो अवेयर हो अगर आप उनको एएनसी पीरियड में बताओगे तो। और एएनसी पीरियड के बाद जब भी वो अपना फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो मतलब वो प्रॉपर गैप रखे, तो कौन सा मेथड उन पे सूट करेगा, क्या क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। सारा रिकॉर्ड डाटा जाता है। उसके बाद आपका सीनियर सिटीजन की होती है, उनकी मंथली विजिट्स होती है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को डिटेक्ट करना होता है, उनका पूरा रिकॉर्ड एंड डाटा आपको शेयर करना पड़ता है स्टेट के साथ। और आपकी फील्ड विजिट, अब आती है फील्ड विजिट। ये तो था डिस्पेंसरी का काम, ठीक है, दवाइयां बांट दी, ये लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, ये कर दिया, एंट्री कर दी, पेशेंट को दोबारा बुला लिया। फील्ड विजिट, एएनएम एक इकलौती ऐसी हेल्थ केयर वर्कर है जो कि डायरेक्टली पेशेंट से जुड़ी होती है, ठीक है। वो उनके घर तक जाती है, ठीक है। तो उनका घर तक का जाना, आपके एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग मूव इन हो रहे हैं आपके एरिया से, कितने मूव आउट हो रहे हैं, आपको उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, मेरे अंडर इतनी 4 आशा वर्कर है या 5 आशा वर्कर है, वो आशा वर्कर अपने एरिया में विजिट कर रही है नहीं कर रही है, वो सर्वे कंप्लीट कर रही है नहीं कर रही है, वो पेशेंट को मोटिवेट करके आपके पास तक ला रही है नहीं ला रही है, वो सब चीजें आपको देखनी होती है, ठीक है। फील्ड विजिट के दौरान आपको पीएनसी विजिट्स करनी होती है। आशा वर्कर पीएनसी विजिट करेगी तो आप उनको सुपरवाइज करोगे, आप हेल्प करोगे। हर पीएनसी के पास आपको पहुंचना होता है, आपको मदर का, बेबी का एग्जामिन करना होता है कि वेदर दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन और स्पेशल अटेंशन और नॉट। उनको प्रॉपर डाइट के बारे में बताओगे, उनको मतलब हाइजीन के बारे में बताओगे, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, ताकि मदर, बेबी और एनवायरमेंट, इवन ऑल फैमिली मेंबर्स शुड बी हेल्दी, ठीक है। वो सारी चीजें बताओगे। हैंड हाइजीन, मतलब सारी सारी चीजें आप उनको बताओगे। उसके बाद आपका मान लो फील्ड वर्क से पीएनसी कंप्लीट हुआ तो आपका इम्यूनाइजेशन फील्ड में आता है। आईएमआई प्रोग्राम चलता है, इंटेंसिफाइड
ठीक है, तो वो आपका पूरा नेशनल लेवल पे चलता है और वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूल्स में, मदरसा में आपको कुछ प्लेसेस जहां पे एक कम्युनिटी गैदर कर सके, कुछ प्लेसेस आपको अपने तरफ से फाइंड करनी होती है कि ठीक है मैं यहाँ बैठ के और इस पॉपुलेशन को या अपने एरिया के इन बच्चों को यहाँ बुला के इम्यूनाइज कर सकती हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर की हेल्प ले सकते हो आप, आशा वर्कर की हेल्प ले सकते हो। तो आपको प्रॉपर एक सेंटर में इम्यूनाइजेशन करना है, साथ साथ आपको फील्ड में भी इम्यूनाइजेशन करना है। आपको मंथली मतलब एक एरिया में प्रॉपर, जैसे आपका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, 3 ब्लॉक है आपके पास, तो मंथली एक विजिट ए ब्लॉक में, एक विजिट बी ब्लॉक में, एक सी ब्लॉक में, तीनों में तो होगी ही होगी। उसके अलावा अगर आपके पास ऊपर से प्रॉपर शेड्यूल आ रखा है कि आपको हर एरिया में 2 विजिट करनी है या आपको महीने में 8 विजिट करनी है, तो वो प्रॉपरली चलता है कि आपको वीकली 2 इसके इम्यूनाइजेशन के बाहर आउटरीच करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं आपका आउटरीच का। और बाकी इसके अलावा मैं क्या बता सकती हूँ, हाँ, ट्रेनिंग सेशंस, एएनएम के ट्रेनिंग सेशंस बहुत होते हैं। ठीक है, उनको इन सर्विस एजुकेशन बहुत मिलती है थैंक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनको ट्रेनिंग्स के लिए भेजा जाता है हर चीज की, चाहे वो इम्यूनाइजेशन की हो, चाहे वो बीएमडब्ल्यू की हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन की हो, एडोलेसेंस की हो, कोई भी न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग में कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर चीज की इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इवन जो इनके गवर्नमेंट के पोर्टल से, आरसीएच पोर्टल वगैरह हैं, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करोगे। एक एएनएम को टैब भी मिलता है जिसमें उसको फील्ड में जाके पूरा डालना होता है, और आपका जो एरिया के मदर्स हैं उनको, जो प्रेग्नेंट वीमेन से, सॉरी, मदर्स इन द मीन प्रेग्नेंट वीमेन जो है, उनको एक प्रॉपर नंबर, आईडी नंबर देना होता है कि उस आईडी नंबर को अगर आप उस पोर्टल पे डालो तो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी विजिट, सब कुछ क्लियर दिख जाए, ताकि अगर वो 1% कहीं पे अपना कार्ड भूल जाती है, जो एएनसी कार्ड बनाना, हाँ ये भी एक पार्ट था, एएनसी कार्ड बनाना, इम्यूनाइजेशन कार्ड बनाना, ये भी एक एएनएम का वर्क होता है। तो अगर वो भूल जाती है तो एटलीस्ट कोई किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी हॉस्पिटल में वो जाती हैं गवर्नमेंट में, तो वो उस आईडी को डाल सकें। आशा वर्कर के पास भी वो आईडी होती है उसकी, और एक एएनएम के पास भी वो आईडी होती है, तो वो हर 3-4 जगह वो कॉपी होती है वो आईडी। तो जैसे उस आईडी को डालेंगे आप, मदर, हस्बैंड और वाइफ का दोनों का नाम डालेंगे, तो पूरी डिटेल्स आ जाती है कि हाँ ये इस एरिया की रहने वाली है, इसका नाम ये है और इसके हस्बैंड का नाम ये है, तो उसने कब विजिट की, कितनी थी, क्या वजन था, क्या बीपी था, कितना ब्लड था, यूरिन कैसा था, तो सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग जो है एक एएनएम को उसमें अपडेट करनी होती है। तो ये सब था एक एएनएम का काम। बहुत ज्यादा है, आई नो, लेकिन दिल्ली में सैलरी भी ज्यादा है तो इस चीज की टेंशन मत लेना कि काम है तो सैलरी भी है। बस ये है कि एएनएम का काम जो है शिफ्टिंग आवर्स का नहीं होता है, सबसे लकीली। अभी जो है एट प्रेजेंट एनसीडी का एक प्रोग्राम चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, गवर्नमेंट ने कुछ और प्लान किया है उनको अर्ली डिटेक्शन के लिए और काउंसलिंग के लिए, तो उसकी वजह से उनकी जो टाइमिंग्स है वो थोड़ी सी लेंथी हो रखी है, 8 to 4 PM हो रखी है। जिसके पास एरिया है उनको अपने एरिया में विजिट करना पड़ता है, पूरा एनसीडी का जो है उनको सर्वे करना हो रहा है। बाकी अदरवाइज 8 to 2 इनकी शिफ्ट, मतलब जनरल शिफ्ट टाइप से 8 to 2 है, 8 AM to 2 PM का वर्क आवर्स हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग्स एज यूजुअल। तो बहुत अच्छा है एएनएम का जॉब प्रोफाइल। मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि हाँ, मैं खुद सेटिस्फाइड थी, अनटिल अनलेस मेरा नर्सिंग ऑफिसर वाला क्रैक नहीं होता तो। बट हाँ, मैंने पढ़ाई की थी आगे भी, तो इसलिए मैं पोस्ट बीएससी की है, तो एएनएम की पोस्ट पे रुकना थोड़ा सा मेरे लिए ये था कि अगर मैंने पढ़ा है तो मैं इसको कहीं आगे तक लेके जाऊं, तो इसलिए आप सबके साथ शेयर करने आई थी। थैंक यू, आपने पूछा और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। थैंक यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन सबके साथ जिनको एएनएम की जॉब करनी है, एक्चुअल जॉब करनी है। बाकी आप सब समझदार हैं, सबको प्यार। थैंक यू।